गूंज प्रस्तुत करता है अपने सेकंड सीजन का आखिरी अध्याय, मदारी। सादे काले बालों का जंगल अपने सर पर सजाएं, उन बड़ी बड़ी आंखों की छोटी छोटी पुतलियों में पूरे ब्रह्मांड को चलाने की चमक बसाए, और उसके फटे हुए होठों पर वो खुराफाती टेढ़ी सी मुस्कान लिए हमारे जीवन का मदारी हमारी सारी यादों को अपने झोले में भरकर चलता जाता है, रुकने का नाम तक नहीं लेता। और क्योंकि वो नहीं रुकता तो वो हमें कैसे रुकने दे। पर क्या होगा अगर एक दिन वो मदारी रुक जाए और पीछे मुड़कर देखे। ये कहानी उस समय की है जब मदारी ने पीछे मुड़कर देखा। हेलो। अरे कहाँ रह गया तू? आज दुकान पे तुझे बैठना था ना। टेंशन मत ले तू, ये सब कुछ दिनों का नाटक है, कुछ बंद नहीं होने वाला। एक बार शादी का सीज़न चालू हो जाने दे, फिर सब साड़ियों की शॉपिंग में लग जाएंगे, ठीक है? तो अभी दुकान बंद कर रहा हूँ, तू कल सुबह के खोल देना। रखता हूँ। अरे शंभू जी, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी ठेला बंद करके जा रहे हैं? एक कप चाय तो दे दीजिए। साहब, आज मोदी जी सब लोगों से कुछ कहने वाले हैं, तो वही देखने घर जा रहा हूँ। बीवी ने बोला है कि मोदी जी का भाषण साथ में ही सुनेंगे। ज़रा जल्दी में हूँ। हाँ, कल 2 कप दे दूंगा। अब चलता हूँ साहब। क्या अजीब आदमी है, मोदी जी को सुनने के लिए ग्राहक छोड़कर जा रहा है। बहाना मिलते ही काम बंद। लगता है आज तो मेरे नसीब में रश्मि के हाथों की कड़वी चाय ही लिखी है। क्या हुआ? ऐसी सड़ी सी शक्ल क्यों बना रहे हो? चाय अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, चाय तो बहुत कमाल की बनाती हो तुम, बस चीनी देने में थोड़ी कंजूसी कर देती हो। देखो तो कौन किसे कंजूस कह रहा है। शुगर लेवल तो कंट्रोल कर नहीं सकते और बड़े आए चाचनी वाली चाय पीने। वैसे पापा को दवाई दी आपने या वो भी मैं ही दे दूं? प्रिया को बोल दो ना देने के लिए। प्रिया, प्रिया, दादू को उनकी दवाई दे दो। माँ आप दे दो ना प्लीज, अभी शो का इम्पोर्टेंट सीन चल रहा है, मैं पॉज नहीं कर सकती। रहने दो, मैं ही दे देता हूँ। ये लीजिए आपकी दवाई। अरे दवाई छोड़ और ये सुन तू, लगता है सब बंद करने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। क्या सब? और कब से? जरा आवाज बढ़ाइएगा। संपूर्ण लॉकडाउन है। आज रात 12 बजे से इस देश में 3 हफ्तों के लिए यानी 14 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन, पूरा देश बंद रहेगा। सबसे ये रिक्वेस्ट की है और कहा है कि इस कानून अरे को माने। ऐसे कैसे अचानक लॉकडाउन कर सकते हैं? 3 दिनों में दुकान पर नया स्टॉक आने वाला है। माँ पापा सुनो, मुझे सेमेस्टर ब्रेक के पहले ही 3 हफ्तों की छुट्टी मिल गई। काश ये लॉकडाउन कभी खत्म ही ना हो। मैं अभी अपने दोस्तों को कॉल करती हूँ। अरे बेटा रुको, कुछ देर में ही खाना बन जाएगा, खाना खा के जाओ ना। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। खाने में दिमाग का क्या काम है? खाते तो आप मुंह से हो ना। आइए बैठिए, इतना खाना वेस्ट थोड़ी ना होगा। अरे रश्मि बेटा, तुम उसे जाने दो, मैं खाना खाऊंगा ना, तुम मेरा खाना लगा दो। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आपका होने के बाद प्लेट वहीं छोड़ देना, मैं कल प्लेट उठा लूँगी। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस टीवी के सामने बैठे बैठे कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। बैठे बैठे झपकी लेते रहता हूँ और जब अचानक नींद खुलती है तो लगता है एक पूरा अरसा बीत गया हो। टीवी पर किरदार और उनकी कहानियां बदलती रहती हैं, तो मेरी सच्चाई इस बड़े से घर में
एक छोटे से सोफा पर बैठे हुए मुंह से लार टपकते हुए एक 84 साल के आदमी की कहानी ठीक वैसी की वैसी ही रहती है। इस सुनसान घर में टीवी पर किरदारों की आवाज मेरे मन में ऐसे बैठ जाती है कि रात को नींद में महाभारत रामायण और रामायण महाभारत बन जाता है। शिव का डमरू और कृष्ण की बांसुरी मेरे मन में ऐसे तांडव करते रहती है कि रात की शून्यता में ऐसे लगता है कि जैसे दूर खड़ा मेरे कमरे के दरवाजे पर समय का वो मदारी मुझ पर जोर जोर से हंस रहा हो। अरे आप सुन भी रहे हैं या नहीं? कुछ कह रही हूं ना मैं। हाँ सुन रहा हूँ बाबा। क्या हुआ आपको? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? अरे वो राहुल ऑनलाइन सेल्स कर रहा है। अब मैं घर बैठे तो कुछ कमा नहीं सकता ना। तो क्या हुआ? क्या आपका काम करना ज़रूरी है? अगर 20 दिन में ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो खर्चे तो नहीं रुकते ना। और प्रिया के स्कूल वाले तो फीस कम करेंगे नहीं। आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? सब ठीक है, मगर फिर भी अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो आपकी वो ताऊजी है ना, उनकी बेटी को क्यों नहीं फ़ोन लगाते? उस बेचारे का तो कितना फ़ोन आता है, मगर आप हैं कि आपको फ़ोन ही नहीं करना, उनसे बात ही नहीं करनी। उनका भी तो कोई ऑनलाइन बिजनेस है ना, शायद वो आपकी कोई मदद कर पाए। हेलो। हेलो राकेश। अरे राहुल, वो तेरे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ पूछना था तो इसीलिए। अरे पहले ये बता कि तू कैसा है? कितने टाइम बाद फ़ोन किया यार तूने? सॉरी यार, थोड़ा बिजी था। ऑफ कोर्स यार, मैं समझ सकता हूँ, हम सभी बिजी है। काम नहीं तो फैमिली, वक्त इसी में ही निकल जाता है। अभी मेरा काम तो बंद है, मगर फिर भी पूरा दिन नंदिनी को घर के काम में मदद करने में चला जाता है। अच्छा है यार। और बाकी सब? अच्छा, वैसे मेरा ऑनलाइन बिजनेस मेरा मैनेजर संभालता है। मैं तुझे उसका नंबर दे देता हूँ और उसे भी बोल देता हूँ कि तू कॉल करने वाला है, ठीक है? चल फिर मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी कपड़े धोने में मदद करनी है। ध्यान रख, बाय। ये कॉल सिर्फ 2 मिनट तक चालू था, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। पापा, ताऊजी और मेरे चाचा 3 भाई हैं। हजारीबाग में हमारा पुश्तैनी मकान था जहां हम सब साथ में रहते थे। राहुल मेरे ताऊजी का बेटा था और मनीषा मेरे चाचा की बेटी। 1993 में जब मैं 17 साल का था तब एक लड़की ने मुझे एक लव लेटर लिखा था। उस लेटर के बारे में पापा को भनक लग गई थी और ताकि वो खत पापा के हाथ ना लगे, मैंने उसे हमारे घर के नीचे वाले गौशाला में छुपा दिया था। लेकिन अगली सुबह जब ताऊ जी की जगह पापा गाय को चारा देने जा रहे थे, तब राहुल ने पापा को गौशाला में जाते हुए देख लिया। उसे मेरे खत के बारे में पता था, पर वो अंदर जाता भी तो जाता कैसे? बैल के सींग मार दिए जाने के बाद वो गाय से भी डरने लगा था। लेकिन अपने डर को अलग रखकर उसने चुपके से वो खत गौशाला से बाहर निकाला और मुझे दिया। वो खत की गोल गोल लिखावट मेरे और राहुल दोनों के समझ के परे थी, और तब हमने मनीषा से वो खत पढ़ने को कहा था। घर की छत पर बैठकर उसने हमें वो खत पढ़कर सुनाया था। वो दोनों कितना हंसे थे उस दिन, जबकि मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। बहुत बहुत प्यार था हम तीनों के बीच। लेकिन आज शायद जैसे सब बदल गया था। कोई बात नहीं, मनीषा से बात करके देखता हूं। उससे ज्यादा बात तो नहीं होती, पर आखिर है तो वो मेरी बहन ही ना। हेलो।
राकेश भैया, नंबर था तुम्हारे पास? ऐसे कैसे नहीं होगा? शायद तुम्हारे पास मेरा नहीं है, इसीलिए तो मेरे किए कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। आई एम सो सॉरी। मैं कोई बात नहीं भैया। वैसे ताऊ जी और रश्मि भाभी कैसे हैं? सभी अच्छे हैं। और वहाँ प्रिया कैसी है? भैया, इतने सालों से मिले नहीं हो तो नाम भी भूल जाओगे? सॉरी, वो मैं आप बिल्कुल भी नहीं बदले ना। रिश्तों में एफर्ट्स की क्या अहमियत होती है ये तो आप न तब समझे थे और ना अभी। खैर छोड़िए, बीती बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे हाँ, दिया ठीक है, मगर इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी उदास भी है। कल उसका 18th बर्थडे है ना। अरे वाह। और साथ में नखरे भी बढ़ गए हैं। उसी के लिए क्लास में सरप्राइज प्लान कर रहे हैं अभी। अच्छा भैया, मैं करती हूँ कॉल आपको थोड़ी देर में, ठीक है? 2001 में दादाजी के देहांत के बाद पापा, चाचा और ताऊजी में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत अनबन होने लगी थी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा गद्दी से घर तक और घर से आपसी रिश्तों में तनाव पैदा करने लगा। उस समय बस एक मनीषा ही थी जिसने पूरे परिवार के सामने यह कहा था कि मैं राकेश भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उनके बिना पूरे दिन क्या करूंगी। लेकिन समय का पासा पलटा और तीनों भाई देश के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। सब अपने अपने जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि महीने 2 महीने में अगर एक बार बात हो जाती तो बड़ी बात थी। शुरू शुरू में मनीषा ने काफी कोशिश की थी कि हमारा रिश्ता ना टूटे, पर एक नए शहर में पापा के साथ एक नया कारोबार चालू करना और अपनी नई नई शादी को संभालने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि अपनी प्यारी बहन को भी मैंने खो दिया। शायद परिवार वही होता है जो हमारे साथ रहते हैं। पर इतने सालों में मैं अपनी बेटी तक को वक्त नहीं दे पाया था। पर अब शायद क्या हुआ पापा, आप यहाँ? तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये कौन सा शो देखती रहती हो? क्या कह रहे हो पापा? तुम ये ईयरफोन्स निकालोगी तभी तो सुनोगी। मैं कह रहा था कि तुम मेरे साथ क्यों कोई शो नहीं देखती? पापा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप पर ही अचानक शो देखने का भूत कब सवार हो गया? पहले जब मैं बुलाती थी तब कहाँ वक्त था आपके पास? अच्छा अभी प्लीज पापा आप जाओ ना, क्लाइमैक्स चल रहा है। सॉरी बेटा, अगर मैं तुम्हें पहले वक्त नहीं दे पाया। पापा मुझे बार बार ये शो पॉज नहीं करना है, एक बार में ही कहो, क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, तुम देखो। अच्छा पापा, जाते हुए बस दरवाजा बंद कर देना प्लीज। करनी करे तो क्यों डरे और कर ही क्यों पछताए। तूने बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहाँ से खाए। अरे आज ये टीवी देखने में दिलचस्पी कैसी? ऐसे ही। क्या हो गया? रश्मि के साथ वापस लड़ाई हुई क्या? कुछ नहीं पापा। तेरे दिल की बातें ना तेरे चेहरे पे हमेशा नजर आ जाती हैं। तेरा चेहरा तेरे स्कूल के पहले दिन भी कुछ ऐसा ही था। कितने सारे सवाल थे तेरे मन में। क्या मेरे दोस्त बनेंगे? क्या सब मुझे पसंद करेंगे? माँ के बनाए बेसन के लड्डू क्या किसी को पसंद आएंगे? सच में? और नहीं तो क्या। तेरी माँ का लाडला हुआ करता था तू। उस 3 तल्ला के घर में तेरी माँ और चाची थक जाया करती थी तेरे पीछे भागते भागते, पर तू नहीं थकता। सबने तुझे सर पर चढ़ा के रखा था, और रखते भी क्यों ना, तू था ही इतना प्यारा। सब कितना अच्छा था ना जब हम हजारीबाग में थे। कितना बड़ा परिवार था हमारा। पर अब तो ऐसा लगता है जैसे
सब मुझसे दूरी बनाए बैठे हैं। अब मैं उनसे कैसे कुछ कहूं? जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं शाम को दुकान में जल्दी जल्दी काम निपटा कर 7 बजे तक घर आ जाता था। और वो इसलिए ताकि तुम्हारी माँ और मैं साथ में बैठकर खिड़की के सामने चाय पिया करते थे। चाय पीते पीते वो गेहूं से कंकड़ निकालती और मैं एक छोटी सी कटोरी में वो कंकड़ डालता जाता। हम दोनों ज्यादा बात तो नहीं करते उस वक्त, पर एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीने में जो सुकून मिलता था उसकी तुलना नहीं की जा सकती बेटा। फिर एक दिन मैं शाम को दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक परिवार अपनी लड़की की शादी के लिए दुकान में साड़ी देखने के लिए आ गया। पार्टी मालदार थी और उस दिन दुकान में कोई खास कमाई भी नहीं हुई थी, और इस चक्कर में मुझे घर पहुंचने में देर हो गई। जब 8 बजे तक मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि खिड़की के सामने तुम्हारी मां का शरीर गेहूं के कंकड़ और चाय के बीच ठंडा पड़ा हुआ था। आज तक मुझे ये अफसोस है कि मैं उस पल उसके साथ नहीं था जब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। तब मैंने जाना कि प्यार जीवन के उन छोटे छोटे पलों का गुलदस्ता है जिन्हें हम अनजाने जाने में अक्सर नकार देते हैं, और शायद तब तक उसकी कीमत नहीं जान पाते जब तक समय आपसे उन लोगों को हमेशा के लिए छीन ना ले। सही कहा पापा आपने। 1 मिनट पापा, मैं अभी आया। हाँ, अब अपने परिवार का दिल जीतना इतना आसान थोड़ी ना था। मैं दिन भर इस सवाल में उलझा रहा कि करूं तो क्या करूं, पर माँ और पापा की कहानी सुनकर मैंने भी चाय की चुस्कियों में अपने खोए हुए पलों को ढूंढने की सोची। रश्मि, प्रिया, एक बार अपने कमरे से बाहर हॉल में आना। पापा, आप भी यहाँ डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। मैंने सबके लिए चाय बनाई है। पापा, आपने चाय बनाई है? क्यों अचानक? पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चाय तो बनाई, और वो भी बिना शक्कर की। माँ, लगता है लॉकडाउन में रहकर इनका हेल्थ और प्यार दोनों बढ़ रहा है। लेकिन अब बस भी करो तुम दोनों। देखो तो कैसे लाल हो रहा है ये, ठीक वैसे ही जैसे जब हम पहली बार रश्मि को देखने गए थे। क्या पापा, आप भी। वैसे रश्मि, मैंने अपने कप में ना बस थोड़ी सी शक्कर डाली है, बस उतनी जितनी चलती है। आप भी ना कभी नहीं सुधरोगे। आज पता नहीं कितने बरस बाद पूरा परिवार साथ में इस टेबल पर बैठा था। ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि मेरे बेटे ने कम से कम एक कदम तो बढ़ाया। शायद जब मदारी पीछे मुड़ा तो उसने जाना कि उसका जमूरा बड़ा नाखुश था, और मदारी का अपने जमूरे के बिना क्या वजूद। ठीक वैसे ही जैसे मेरा इस घर में क्या वजूद रह जाता है अगर समय बांटने के लिए कोई साथ ना हो। लेकिन इस मदारी की देखकर छीन लेने वाली आदत जो है ना, उसको मुझसे बेहतर कौन जानता है। तो क्या जब समय का मौसम बदलेगा और ये लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर मदारी अपना रंग दिखा जाएगा? क्या इस डाइनिंग टेबल से रास्ते अपने अपने कमरों तक फिर से बंट जाएंगे? क्या इस मेज के चारों तरफ ये कुर्सियां अपना वजूद फिर से खो देंगी? और क्या वो 2 सीटर सोफा फिर एक बार मेरी हकीकत बनकर रह जाएगा? मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काछी, वो काया गार से काछी रे, जैसे
मदारी। इस नाटक के लेखक और निर्देशक रचित दारुका और वेदश्री अडीगे। वॉइस एक्टर्स अंजुम राजावली, स्मरण तिवारी, कैरन पिकाडो, ऋषिका चंदानी, फलक राही, अविरूप दाम और रचित दारुका। साउंड एडिटर रोहितेंद्र चैटर्जी। BTS कनक अरोड़ा और जयंत कृष्णानी। पोस्टर विदिशा नाथ और शर्मिष्ठा। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राहुल पुरी और लाइली दत्ता का। सुनते रहिए व्हिस्लिंग वुड्स की गूंज।